नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल मास्टर वेब नॉवेल स्टोरी पर आपका स्वागत है। महत्वपूर्ण सूचना, हमारी कहानियां और पात्र पूर्णतः काल्पनिक हैं, या फिर हम ऐसा ही दावा करते हैं। अगर आपको लगता है कि हमारी कहानी आपके जीवन से मेल खाती है, तो शायद आप हीरो हैं या फिर हमें पता नहीं। हमारा उद्देश्य आपको हंसाना, रुलाना और कभी कभी तो सोचने पर मजबूर करना। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं, तो हमें लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपत्ति और शिकायत, अगर आपको लगता है कि हमारी कहानी से आपकी भावनाएं आहत हुई हैं, तो हमें बताएं। हम आपको एक बड़ा सा माफी मांगेंगे और शायद एक चॉकलेट भी भेजेंगे। तो क्या आप तैयार हैं हमारी कहानियों का आनंद लेने के लिए? तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना न भूलें। आपके एक लाइक और कमेंट से हमें नए वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद, और हमें उम्मीद है कि आपको हमारी कहानियां पसंद आएंगी। 5 अध्याय 5 घर वापसी। हन्ना ने लिसा के बढ़े हुए हाथ की ओर देखा, तभी अचानक उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह उन्हें और नहीं रोक सकी। आखिरकार कोई तो था जो उसकी मदद कर सकता था। अरे रो मत, लिसा ने घुटनों के बल बैठकर रोती हुई भीगी हुई लड़की को गले लगाते हुए धीरे से कहा। क्या बात है? अब तुम सुरक्षित हो। हन्ना लिसा की बाहों में सिसक रही थी, बोल नहीं पा रही थी। सुबह की हवा ठंडी थी और पूरी रात चलने और फिर उस गंदे गड्ढे में गिरने के बाद हन्ना कांपने लगी। यह दयनीय दृश्य देखकर लिसा ने एक बार फिर अपना भारी ताबूत उतार दिया और साथ ही अपनी चमड़े की जैकेट भी उतार दी। फिर लिसा ने जैकेट को हन्ना के कंधों पर कोमलता से डाल दिया। हे भगवान, तुम तो पूरी तरह भीग गई हो, लिसा ने खड़े होने से पहले कहा। चलो तुम्हारे लिए कुछ सूखा कपड़ा लाती हूँ, और मुझे यकीन है कि तुम भी कुछ खाना चाहोगी। एक पल के लिए छोटी लड़की का अध्ययन करते हुए लिसा ने देखा कि हन्ना ने कोई जूते नहीं पहने थे। उसके छोटे पैरों और पैर की उंगलियों पर छोटे छोटे कट और चोट के निशान बिखरे हुए थे। लिसा अपने दिल में एक हल्की पिंग महसूस कर सकती थी, जो हन्ना की लगातार बढ़ती दयनीय स्थिति को देख रही थी। लिसा ने मन ही मन सोचा, जूते भी नहीं, तब कुछ और बुरा हुआ होगा। यहाँ तक कि अनाथ भी इन दिनों किसी न किसी रूप में जूते पहनते हैं। फिर जोर से बोलते हुए लिसा ने कहा, अब साथ आओ। अगर आपके पैरों में चोट लगती है तो मैं आपको ले जाऊंगा। हन्ना ने डरपोक रूप से सिर हिलाया और लिसा ने उसे आसानी से उठा लिया। सौभाग्य से हन्ना बहुत बड़ी नहीं थी, वास्तव में वह अपनी उम्र के हिसाब से छोटी थी। इससे यह भी मदद मिली कि लिसा 2 मीटर से अधिक लंबी थी, इसलिए इतनी छोटी लड़की को ले जाना किसी भी तरह से बोझिल नहीं था। हन्ना ने अपना चेहरा लिसा के चमड़े की जैकेट में गहराई से दबा दिया, क्योंकि लिसा ने अपना ताबूत उठाया। हन्ना को इस तरह के 24 घंटों के बाद आखिरकार थोड़ी सांत्वना मिलने के लिए राहत मिली। लिसा कुछ खाने का सामान लेने के लिए शराब खाने की तरफ मुड़ी, लेकिन उसने देखा कि बारटेंडर दरवाजा बंद करते हुए उसकी तरफ सिर हिला रहा था। पूरी लड़ाई देखकर वह थोड़ा डरा हुआ लग रहा था, और शायद उसे डर था कि कहीं गैंगस्टर वापस आकर और भी मुसीबतें खड़ी न कर दें। वैसे भी यहाँ आसपास रुकना शायद ठीक नहीं था। लिसा ने आह भरी, तो चलो कहीं और ढूंढते हैं। दोनों उस भयानक लड़ाई के दृश्य को पीछे छोड़कर बाजार की ओर मुड़ गए। अपनी नाक के पीछे चलते हुए लिसा को जल्द ही एक दुकान मिली जहां छोटे छोटे पैनकेक बन रहे थे। लिसा ने अपनी जीन्स की जेब में बचे थोड़े से पैसों से दोनों के लिए 2-2 पैनकेक खरीदे। हन्ना ने चुपचाप एक पैनकेक खाया और ऐसा लगा जैसे वह थोड़ी शांत हो गई हो। खैर, कम से कम उसके आंसू तो थम गए थे। जर्जर बाजार स्टॉलों के माध्यम से जारी रखते हुए लिसा ने एक विक्रेता को कुछ मिश्रित बच्चों के कपड़े बेचते हुए देखा और जल्दी से एक बैंगनी शर्ट और जीन्स उठाई। इसके अलावा लिसा भाग्यशाली थी कि उसने जूते की एक जोड़ी की जासूसी की, जो हन्ना के लिए थोड़ा बहुत बड़ा था, लेकिन कुछ भी नहीं, 2 जोड़ी मोजे ठीक नहीं कर सकते थे। लिसा हन्ना को पास की एक गली में ले गई, जहां एक बिजली से चलने वाली कार बहुत पहले दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, जिससे सड़क से दृश्य अवरुद्ध हो गया था। लिसा ने हन्ना को नीचे सेट किया और पूछा, अब क्या आप वास्तव में जल्दी से यहाँ जा सकते हैं? छोटी लड़की की घबराई हुई अभिव्यक्ति को देखकर लिसा ने फिर कहा, चिंता मत करो, मैं किसी को भी तुम्हें देखने नहीं दूंगी, मैं यहीं रहूंगा। हन्ना ने झिझकते हुए सिर हिलाया, लेकिन कुछ ही क्षणों में वह बदल गई और अंत में ज्यादातर सूख गई। लिसा ने अपने पुराने गीले कपड़े लिए और उन्हें अपने ताबूत के ढक्कन की दरार में हवा में सुखाने के लिए रख दिया। अब मुझे बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? लिसा ने पूछा कि वे भीड़भाड़ वाले बाजार से दूर धीरे धीरे सड़क पर कंधे से कंधा मिलाकर चलते थे। हैना मार्शल, हन्ना ने शांति से उत्तर दिया। तो फिर हैना, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुम कहाँ रहती हो, ताकि मैं तुम्हें घर ले जा सकूं? लिसा ने चिंता से हैना की ओर देखते हुए पूछा। मुझे यकीन है कि तुम्हारे माता पिता तुम्हें ढूंढ रहे होंगे। लिसा ने तुरंत देखा कि अपने माता पिता का जिक्र करते ही हैना सिहर उठी, चलना ही बंद कर दिया और छोटी लड़की की लाल आंखों में फिर से आंसू आ गए।
कांपते होठों से हन्ना ने जवाब दिया, वे चले गए हैं। लिसा ने हन्ना को आमने सामने देखने के लिए नीचे उकड़ू बैठ गई। कहाँ गए? क्या उन्होंने तुम्हें छोड़ दिया? नहीं, हन्ना ने अपने गर्म आंसू पोंछते हुए कहा। हन्ना ने बताया कि हर सांस लेते समय उसके होंठ कांप रहे थे। कल जब मैं सोने गई थी, कुछ डरावने आदमी हमारे घर में घुस आए और हमें ले गए। मुझे समझ नहीं आया कि कहा, क्योंकि उन्होंने मेरे मुंह पर कुछ रख दिया था और मैं सो गई। लिसा ने मन ही मन सोचा, लगता है क्लोरोफॉर्म जैसा है, ये लोग कोई आम हमलावर नहीं हैं। फिर उसने धीरे से कहा, बाकी बात तुम ही बताओ। हन्ना ने अपनी भावनाओं को काबू में रखते हुए आगे बताया, जब मैं उठी तो मैं और मेरी माँ एक कमरे में कुछ कुर्सियों से बंधे हुए थे। तभी एक बड़ा आदमी अंदर आया और मुझे मेरे पिताजी के पास ले गया और 4 लोग उन पर चिल्ला रहे थे। वे कह रहे थे कि उन्हें एक बांध के बारे में कुछ ब्लूप्रिंट या कुछ और चाहिए। मुझे ठीक से पता नहीं है। हन्ना एक पल के लिए रुकी और फिर धीरे से बोली। जाहिर था कि आगे जो वो कहने वाली थी वो बहुत ही दर्दनाक था। मेरे पापा ने कंप्यूटर चालू किया, लेकिन उन्हें वो चीज नहीं मिली जो उन्हें चाहिए थी। पीली कमीज पहने एक डरावने आदमी ने मेरे सिर पर एक जी गन तान दी और पापा से जल्दी करने को कहा। फिर उसने मेरे कानों के पास गोली चला दी, बहुत तेज आवाज हुई। फिर वो बड़ा आदमी मेरी माँ को अंदर लाया और उस डरावने आदमी ने उनके एक सिर पर बंदूक तान दी। हना अब जोर जोर से रो रही थी और लिसा ने उसे दिलासा देने के लिए हना की बाहों को हल्के से सहलाया। हना ने जो आगे कहा उससे लिसा बहुत गुस्सा हो गई। फिर मेरे पिताजी ने कहा कि उन्हें मिल गया है। उन्होंने मेरी माँ को गोली मार दी, फिर मेरे दादाजी को। बहुत सारा खून बह गया था। हन्ना की आवाज धीमी पड़ गई क्योंकि वह भावनाओं से अभिभूत थी और अचानक सड़क के किनारे ढेर में गिर गई। लिसा ने झुककर हना को प्यार से गले लगा लिया, न सिर्फ अपनी चिंता जाहिर करने के लिए बल्कि पीड़ित बच्चे से अपना गुस्सा छिपाने के लिए भी। यह इतनी दर्दनाक घटना थी कि हैना को यह सब इतनी अच्छी तरह से बता पाना आश्चर्यजनक था। लिसा जानती थी कि इस तरह के अन्याय से निपटना जरूरी है और अगले शहर में जाने के लिए इंतजार करना होगा। उन भयानक लोगों को इसकी कीमत चुकानी होगी। मुझे बहुत माफ करना है ना। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या कहूँ। हालांकि उसने विनम्रता से कहा, लेकिन लिसा के चेहरे से उसका असली गुस्सा लगभग जाहिर हो रहा था। गनीमत रही कि हैना को पता चलने से पहले ही उसने अपना गुस्सा छिपा लिया। कुछ देर हन्ना को सांत्वना देने के बाद लिसा ने पूछा, क्या तुम अपनी कहानी पूरी कर सकती हो? तुम कैसे भागकर यहाँ तक पहुंची? जब ये हुआ तो मैं चीख पड़ी, हन्ना धीरे से हकलाते हुए बोली। लेकिन किसी ने मुझे मारा और मुझे उल्टी सी होने लगी। उन्होंने मुझे बाहर फेंक दिया और वहां कुछ कुत्ते भी थे। बंदूक वाले उस डरावने आदमी ने मुझे भागने को कहा, लेकिन मैं इतनी डरी हुई थी कि भाग भी नहीं पा रही थी। उसने 10 तक गिनना शुरू किया और फिर कुत्तों ने मुझ पर हमला कर दिया। मैं एक पाइप में कूद गई और जब मैंने ऐसा किया तो कोई रोएदार चीज बाहर कूद पड़ी। मुझे लगता है कुत्तों ने उसे खा लिया। मुझे नहीं पता कि मैं वहां कितनी देर तक रही, लेकिन जब मैं बाहर आई तो अंधेरा हो चुका था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ हूँ और बस भटकती रही जब तक कि उन लोगों ने मुझे पानी में नहीं गिरा दिया। हन्ना ने अपने आंसू पोंछते हुए लिसा की तरफ देखा। अब मुझे क्या करना चाहिए? ठीक है, कम से कम शुरुआत तो हुई। अब घर किस तरफ है? लिसा ने खड़े होकर पूछा। हन्ना ने सिर हिलाया और लिसा का हाथ पकड़कर उसे घर ले गई। वे जर्जर कस्बे से गुजरते हुए कई घुमावदार संकरी गलियों से गुजरे। यह इलाका छोटे से शहर के केंद्र से, जहां बाजार था, एक ज्यादा रिहायशी इलाके में बदल गया था। यहाँ के घर या तो जलकर खाक हो चुके थे या लगभग पूरी तरह खंडहर हो चुके थे। ऐसा भी लग रहा था जैसे बरसों पहले यहाँ कुछ बम गिराए गए हों, जो कि कोई आश्चर्य की बात नहीं थी क्योंकि पूरा उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप एक क्रांति के दौर से गुजर रहा था। फिर वे एक और चौड़ी सड़क पर मुड़े और यहाँ के घर ज्यादा सलामत थे। लिसा देख सकती थी कि कई घरों में अभी भी लोग रहते थे। कई आंगन कूड़े से अटे पड़े थे, जंग लगी कारें ड्राइववे में बेकार पड़ी थीं और जले हुए लकड़ियों के ढेर कभी के अनोखे लॉन पर काले निशान छोड़ गए थे। दरवाजे और खिड़कियां मुश्किल से अपने कब्जों पर टिकी हुई थीं और हर घर की साइडिंग से पेंट उखड़ गया था। इनमें से कुछ घरों की खिड़कियों से कभी कभी कोई व्यक्ति चुपचाप सड़क पर चल रहे उन दोनों को घूरता रहता था। पहले से ही उदास सुबह निवासियों की दयनीय। लिसा को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। छोटे बच्चों से निपटना उसके बस की बात नहीं थी। सेना में लड़ने और मार्केटिंग की तकनीकें समझने की तुलना में यह समझना उसके लिए कहीं ज्यादा मुश्किल था। उम्मत देखते हैं, लिसा हिचकिचाई। पहले तुम्हें घर पहुंचाते हैं और फिर तुम्हारी देखभाल के लिए किसी को ढूंढते हैं। क्या तुम्हारा कोई और परिवार है या कोई ऐसा है जिस पर तुम्हारे माता पिता भरोसा करते हो?
हन्ना ने एक पल सोचा, मेरे पड़ोसी हमेशा मेरे घर आते थे और मेरे माता पिता उन्हें पसंद करते थे। उसने थोड़ा अनिश्चित स्वर में जवाब दिया और फिर आंसू पोंछे। मेरा और कोई परिवार नहीं है। ठीक है, कम से कम शुरुआत तो हुई। अब घर किस तरफ है? लिसा ने खड़े होकर पूछा। हन्ना ने सिर हिलाया और लिसा का हाथ पकड़कर उसे घर ले गई। वे जर्जर कस्बे से गुजरते हुए कई घुमावदार संकरी गलियों से गुजरे। यह इलाका छोटे से शहर के केंद्र से, जहां बाजार था, एक ज्यादा रिहायशी इलाके में बदल गया था। यहाँ के घर या तो जलकर खाक हो चुके थे या लगभग पूरी तरह खंडहर हो चुके थे। ऐसा भी लग रहा था जैसे बरसों पहले यहाँ कुछ बम गिराए गए हों, जो कि कोई आश्चर्य की बात नहीं थी क्योंकि पूरा उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप एक क्रांति के दौर से गुजर रहा था। फिर वे एक और चौड़ी सड़क पर मुड़े और यहाँ के घर ज्यादा सलामत थे। लिसा देख सकती थी कि कई घरों में अभी भी लोग रहते थे। कई आंगन कूड़े से अटे पड़े थे, जंग लगी कारें ड्राइववे में बेकार पड़ी थीं और जले हुए लकड़ियों के ढेर कभी के अनोखे लॉन पर काले निशान छोड़ गए थे। दरवाजे और खिड़कियां मुश्किल से अपने कब्जों पर टिकी हुई थीं और हर घर की साइडिंग से पेंट उखड़ गया था। इनमें से कुछ घरों की खिड़कियों से कभी कभी कोई व्यक्ति चुपचाप सड़क पर चल रहे उन दोनों को घूरता रहता था। पहले से ही उदास सुबह निवासियों की दयनीय स्थिति को देखकर और भी उदास हो गई थी। लिसा ने मन ही मन आ भरी, यह महान देश जिसे मैं इतने प्यार से याद करती हूँ, इतनी अव्यवस्था में कैसे गिर सकता है? क्या भविष्य प्रकाश और आशा से भरा नहीं होना चाहिए था? जिस आखिरी गली में वे मुड़े वह एक छोटी सी गली थी। यहाँ घर पिछले घरों से थोड़ा बेहतर हालत में लग रहा था। कम से कम यहाँ आंगन साफ सुथरे थे और दरवाजे सुरक्षित दिख रहे थे। तुम्हारा घर कौन सा है? लिसा ने पूछा। हन्ना ने अविश्वास भरी नजरों से आगे देखा और फिर बीच वाली गली के दाईं ओर एक घर की ओर इशारा किया। हालांकि ऐसा लग रहा था जैसे वह अभी अभी जलकर खाक हुआ हो। धुआं अभी भी धीरे धीरे उठ रहा था, हवा न चलने के कारण अबाधित, और उसकी किरणें राख में अभी भी गहरे लाल रंग की चमक रही थीं। वे धीरे धीरे पास आ रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करें। तभी एक औरत की आवाज ने उन्हें पुकारा। हन्ना, हन्ना, तुम ठीक तो हो? एक छोटी गोलमटोल औरत उनकी तरफ दौड़ती हुई चिल्लाई। वह लगभग 40 साल की लग रही थी। हमें पता ही नहीं चला कि तुम सब कहाँ गए। कल रात तुम्हारे घर में आग लग गई थी, लेकिन हम तुम्हें या तुम्हारे माता पिता को ढूंढ नहीं पाए। क्या हुआ? फिर उसने हन्ना के कंधों को पकड़कर उसे देखा कि वह ठीक है या नहीं। क्या हो रहा है? एक आदमी ने उस औरत का पीछा करते हुए पुकारा। वह लंबा, दुबला-पतला, सुनहरे बालों और दाढ़ी वाला आदमी था। उसने हन्ना को देखा और कुछ राहत महसूस की, लेकिन पीठ पर ताबूत लिए उस अजीब औरत को देखकर उसके चेहरे पर गंभीरता आ गई। तुम कौन हो? उसने अपनी भौहें गहरी सिकोड़ते हुए लिसा से पूछा। मेरा नाम लिसा कनिंघम है, लिसा ने उसकी प्रतिक्रिया की पूरी उम्मीद के साथ जवाब दिया। मुझे हना सड़क पर भटकती हुई मिली और मैं उसे घर ले आई। हना, क्या ये वही पड़ोसी हैं जिनका तुमने जिक्र किया था? हन्ना ने सिर हिलाकर कहा, हाँ वे हैं। कृपया दोनों अंदर आ जाओ। तुम दोनों थकी हुई लग रही हो, महिला ने दोनों महिलाओं से कहा। प्रिय, हम इस महिला को नहीं जानते, आदमी ने कहना शुरू किया, लेकिन उसने उसे बीच में ही रोक दिया। अरे चुप! वो हन्ना को वापस ले आई। वो बुरी इंसान नहीं हो सकती। फिर हन्ना को अपने घर की ओर ले जाते हुए उस औरत ने लिसा से कहा, मेरे पीछे आओ। जब हम घर में बस जाएंगे तो तुम हमें और अच्छे से बता पाओगी कि क्या हुआ था। यह सुनिश्चित करने के बाद कि हन्ना वास्तव में शारीरिक रूप से ठीक थी, उसे सीधे बिस्तर पर भेज दिया गया। लिसा को यह समझाने के लिए छोड़ दिया गया कि क्या हुआ। लगभग 1 घंटे तक लिसा ने दोनों पड़ोसियों को समझाया कि लिविंग रूम में हन्ना के साथ क्या हुआ। जब लिसा ने कहानी समाप्त की तो वह पुरुष और महिला, जिनके नाम जॉन और मैरी वेदर्स थे, चौंक गए और पूरी तरह से भयभीत हो गए। कितना भयानक! मैरी उस सोफे से उतरने लगी जिस पर वह और उसका पति बैठे थे। मैं अभी हन्ना की जांच करने जा रहा हूँ। जॉन लिसा से बात करने से पहले एक पल के लिए सोचता हुआ दिखाई दिया। बांध के ब्लूप्रिंट, कंप्यूटर, गैंगस्टरों को उनके साथ क्या चाहिए? कोई सुराग नहीं। लिसा ने कंधे उचकाते हुए उत्तर दिया। रुको! हन्ना को शायद उत्तरी पुलिस स्टेशन ले जाया गया। उसके पिता और मैं पुलिस अधिकारी हुआ करते थे, इससे पहले कि इस शहर को सरकार ने छोड़ दिया था। जॉन ने जोर से सोचते हुए कहा। हमें यह देखने के लिए तुरंत वहां पहुंचने की जरूरत है कि खुद क्या हुआ और गैंगस्टर क्या कर रहे थे। मैं भी, लिसा ने आश्चर्य से उत्तर दिया। हाँ, तुम भी हो। जिस तरह से आप उस ताबूत को ले जा सकते हैं और अपने घुटनों पर उन खरोंचों से मैं देख सकता हूं कि आपके पास रोबोटिक पैर हो सकते हैं। आपके पास स्पष्ट रूप से कुछ अच्छी ताकत है, जॉन ने जल्दी से कहा। फिर वह झुक गया और उसके बगल में छोटी सी मेज पर एक केस खोला।
उसने एक पिस्तौल निकाली और अपनी पैंट के पिछले हिस्से में टक करने से पहले एक कारतूस लोड किया। लिसा ने अपने घुटनों को नीचे देखा और निश्चित रूप से त्वचा के रंग के पेंट को खरोंच दिया गया था, जिससे उनका असली धातु रंग प्रकट हो गया था। उसने आह भरी, ठीक है। मुझे पसंद नहीं है कि उन्होंने हन्ना या उसके माता पिता के साथ क्या किया, इसलिए मैं मदद करूंगा। फिर वह सोच समझकर मुस्कुराई, इसके अलावा मैं देखना चाहती हूं कि इन ब्लूप्रिंट के बारे में इतना महत्वपूर्ण क्या है। मुझे संभावित पैसा कमाने का अवसर सूंघता है। 6 अध्याय 6 जांच। लिसा और जॉन मैरी को यह बताकर घर से निकल गए कि वे देर तक बाहर रहेंगे। जैसे ही उन्होंने दरवाजा बंद किया, जॉन लिसा से उसके बारे में और पूछने लगा। एक पूर्व पुलिस जासूस होने के नाते वह समझ गया कि लिसा में सिर्फ एक सुंदर चेहरे और लंबे शरीर से कहीं बढ़कर कुछ था। जॉन ने उसे बगल वाले घर की ओर चलने का इशारा किया और बोला, तो मैंने तुम्हें पहले कभी शहर में नहीं देखा। पीठ पर ताबूत धोने वाली औरत की बात तो जरूर फैलेगी। हाँ, मैं आज सुबह ही यहाँ पहुंची हूँ। सॉल्ट लेक सिटी से पैदल ही आई हूँ, लिसा ने जवाब दिया और फिर सवालिया लहजे में पूछा, हम कहाँ जा रहे हैं? सॉल्ट लेक। जॉन थोड़ा हैरान होकर बुदबुदाया, लेकिन अपने विचारों को अनदेखा करते हुए बोला, इस गली में रहने वाले ज्यादातर लोग पूर्व पुलिस वाले या ईएमटी कर्मचारी हैं। हम अपने पुराने गश्ती साथियों को भी अपने साथ ले जाएंगे। पहुंचते ही जॉन ने जल्दी से पड़ोसी का दरवाजा खटखटाया। कुछ ही देर बाद एक बुजुर्ग आदमी जो 50 या 60 साल का लग रहा था, दरवाजा खोला। जॉन के पीछे खड़ी औरत को अपना खास ताबूत लिए देखकर वह हैरान रह गया। जॉन, क्या हो रहा है? यह कौन है? उसने उसकी ओर सिर हिलाते हुए पूछा। यह लिसा है, अभी कुछ देर पहले ही हन्ना को वापस लाई है। जॉन ने आह भरी और आवाज धीमी कर दी। लगता है मार्शल मर गए हैं। मर गए? कैसे? उसने अपनी काली मिर्च जैसी मूंछों को हाथ से ढकते हुए हांफते हुए कहा। उनकी लाशें जले हुए घर में नहीं थीं, तो क्या हुआ? मैं रास्ते में समझा सकता हूँ। हम वहां ढूंढने जा रहे हैं जहां हन्ना ने लिसा को बताया था कि वे हो सकते हैं। क्या तुम अपनी बंदूक लेकर हमारे साथ आ सकते हो? जॉन ने पूछा। बिल्कुल, बुजुर्ग ने जोर से सिर हिलाया और उसके कंघी किए हुए भूरे बाल उसके चेहरे पर आ गए। हमें पता लगाना होगा कि हुआ क्या है। पहले आग और अब मार्शल मर गए। यह एक बड़ी समस्या है। शहर का यह इलाका हमेशा से बहुत शांत रहा है। मैं वापस आऊंगा। फिर वह मुड़ा और अपने घर में चला गया, लेकिन जल्दी से पिस्तौल हाथ में लिए वापस लौट आया। ठीक है, तो फिर चलें। फिर उसने लिसा की ओर हाथ बढ़ाया। ओह, और मेरी तमीज माफ करना, मेरा नाम बेंजामिन है, लेकिन मुझे बेनी ही कहना। आपसे मिलकर खुशी हुई सर, लिसा ने दृढ़ता से उनका हाथ मिलाते हुए उत्तर दिया। तुम्हारी पकड़ तो बहुत मजबूत है युवती, बेनी ने टिप्पणी की। लिसा ने जवाब में सिर्फ मुस्कुराकर कहा, चलो अब रिचर्ड को लेकर चलते हैं, फिर हम उस जगह चलेंगे। जॉन ने समझाया। जब जॉन ने रिचर्ड्स के घर का दरवाजा खटखटाया तो वह पहले से ही उनका स्वागत करने के लिए बाहर आ रहा था। यहाँ तक कि उसके कूल्हे के पिस्तौलदान में भी उसकी पिस्तौल थी, जो जाने के लिए तैयार था। रिचर्ड भी एक बड़े आदमी थे, लेकिन उनकी उम्र जॉन और बेनी के बीच थी। वह दोनों पुरुषों की तुलना में बहुत लंबा था और खुद लिसा से थोड़ा लंबा था। लिसा ने अनुमान लगाया कि वह सिर्फ 2 मीटर से अधिक लंबा होना चाहिए। क्या हो रहा है? रिचर्ड ने पूछा। बेनी ने पहले जवाब दिया। मिस लिसा अभी अभी हन्ना मार्शल को कहीं से वापस लाई और हमें बताती है कि मार्शल मारे गए होंगे। हम इसकी जांच करने जा रहे हैं। मैं निश्चित रूप से आऊंगा, रिचर्ड ने अपने पीछे का दरवाजा बंद करते हुए जवाब दिया। हालांकि दरवाजा बंद होने से पहले एक महिला की आवाज आई, मेरे बिना नहीं। दरवाजा फिर से खोलते हुए रिचर्ड की पत्नी समूह में शामिल होने के लिए बाहर आई। उसके चेहरे पर एक चिंतित भाव था, हालांकि इसने उसके नरम परिपक्व रूप को नुकसान नहीं पहुंचाया। लिसा ने सोचा कि वह रिचर्ड से केवल 1 साल छोटी होने के बावजूद युवा दिखती है। अपनी लंबी भूरी पोनीटेल को वापस ब्रश करते हुए उसने कहा, आप लोगों को वहां चोट लगने के लिए बाध्य है, इसलिए मैं आ रही हूं। लिसा और 3 पूर्व पुलिस अधिकारियों ने देखा कि उसके हाथों में एक बड़ी ईएमटी मेडिकल किट थी। पीछे मुड़कर देखने पर उसके पास एक दृढ़ अभिव्यक्ति थी जो मूल रूप से चिल्लाती थी, बस कोशिश करो और मुझे रोको। ठीक है, वहां कोई तर्क नहीं है जोन। हमें बस आपकी आवश्यकता हो सकती है। जॉन ने फीकी मुस्कान के साथ कहा। ठीक है, यह उस जगह के लिए पर्याप्त होना चाहिए जहां हम जा रहे हैं। ठीक है, चलते समय मैं सब कुछ समझा दूंगा। वे बहुत दूर नहीं गए थे जब तक कि सूरज आखिरकार अपने चरम पर पहुंच गया था। छोटे समूह ने शहर के केंद्र में उगने वाले एक बड़े ओक की छाया में एक त्वरित आराम के लिए रुकने का फैसला किया।
वे अभी भी लिसा के पुनर्कथन पर विचार कर रहे थे कि हन्ना ने उसे अपने माता पिता के साथ क्या हुआ था, और वे अधिकांश चलने के लिए चुप थे। बेनी ने एक भारी आह के साथ चुप्पी तोड़ी और उसने बोलते समय धीरे से अपना सिर हिलाया। वे मार्शल परिवार का अपहरण क्यों करेंगे, घर को जला देंगे, फिर उन सभी को मार देंगे सिर्फ किसी खाके के लिए। वे गैंगस्टर हैं, उन्हें ऐसी चीजों से क्या मतलब है? मुझे भी यकीन नहीं है, जॉन ने जवाब दिया। इसलिए हम उत्तर पुलिस स्टेशन जा रहे हैं। लिसा के पास एक विचार था, क्या होगा अगर वे शहर के लिए बिजली वापस पाने की कोशिश कर रहे हैं? अगर उन्होंने ऐसा किया तो यह गिरोह को और अधिक शक्तिशाली बना सकता है। क्या मैड डॉग्स गैंग शहर में अकेला है? हम जॉन ने एक पल के लिए सोचा। शहर में 3 मुख्य गिरोह हैं, लेकिन मैड डॉग्स पहले से ही सबसे प्रभावशाली हैं। जहां तक बिजली पाने के आपके सिद्धांत का सवाल है, कौन कह सकता है? समूह के अन्य सदस्यों ने खुद को अनिश्चित करते हुए कंधे उचकाए। चलो बस चलते हैं और पता लगाते हैं, रिचर्ड ने आगे चलते हुए कहा। बाकी लोगों ने जल्दी से उसके नेतृत्व का अनुसरण किया। वे कोलोराडो नदी के किनारे उत्तर की ओर जाने वाली एक घुमावदार सड़क पर चल पड़े, जो पुलिस स्टेशन की ओर भी जाती थी। नदी के कीचड़ भरे भूरे पानी पर सूरज की रोशनी पड़ रही थी और हवा तेज होने लगी थी, जिससे बसंत के अंत में हवा में थोड़ी ठंडक महसूस हो रही थी। हालांकि दिन सुहाना था, लेकिन इससे उनका उत्साह कम ही बढ़ा। इस बीच लिसा ने देखा कि नदी पर कई बड़ी पाल वाली नावें और बजरे चल रहे थे। इनमें से कुछ बजरे पुराने जंग लगे और टूटे हुए घाटों पर खड़े थे, और वह कई लोगों को उनसे माल और रसद उतारते हुए देख सकती थी। एक बड़े बजरे के पास एक हाथ से चलने वाली क्रेन बड़े धातु के कंटेनरों को ऊपर उठा रही थी। बिजली के स्रोत के बिना भी क्रेन इस प्रक्रिया में बहुत मददगार साबित हुई। तो इस तरह यह शहर जिंदा है, लिसा ने मन ही मन सोचा। नदी व्यापार ही शायद इस शहर की एकमात्र जीवन रेखा है। यह कस्बा उन सभी बड़े शहरों से बहुत दूर था जहां बिजली के स्रोत थे। ऐसा भी नहीं लगता था कि वे अमेरिकी फांसीवादी राज्य या क्रांतिकारी लड़ाकों के संपर्क में थे। जहां तक वह बता सकती थी, द डैम एक तटस्थ क्षेत्र में था। लिसा ने नदी व्यापार प्रथा को ध्यान में रखने का फैसला किया। वह अपने व्यापारिक विचारों को फिर से शुरू करने के लिए कुछ ऐसा खरीद सकती थी जो उसे एक संगठित सरकार द्वारा नियंत्रित शहर में सामान्य तरीकों से नहीं मिल सकता था, खासकर वह जो उसके लिए खतरा हो। मुद्दा यह था कि आखिर क्या खरीदा जाए और क्या बेचा जाए और किसे बेचा जाए। वे जल्द ही पुलिस स्टेशन की बाड़बंद पार्किंग में पहुंच गए। स्टेशन की परिधि के चारों ओर लगी ऊंची धातु की जंजीरों से बंधी बाड़ पर बरसों से ढेर सारा कचरा जमा था। इससे समूह को कुछ आड़ मिल गई ताकि वे दूर से ही स्टेशन की जांच कर सकें, ताकि पता चल सके कि कहीं बदमाश अभी भी आसपास तो नहीं हैं। अब याद रखें, जॉन ने दबी हुई आवाज में कहा, हन्ना ने 3 लोगों के विवरण का उल्लेख किया है जिन पर हमें नजर रखने की आवश्यकता है। पीली शर्ट वाला एक आदमी, काली शर्ट वाला एक बड़ा मांसल लड़का और दूसरा नारंगी धूप के चश्मे के साथ। मुझे पता है कि ये बहुत अच्छे सुराग नहीं हैं, लेकिन यह कुछ भी नहीं से बेहतर है। यदि आप किसी को या उन तीनों को देखते हैं तो हमें उन्हें पकड़ने और पूछताछ करने की आवश्यकता है। पूर्व पुलिस और ईएमटी ने सिर हिलाया। फिर जैसे कि योजना बनाई गई हो, रिचर्ड और जोन समूह से अलग हो गए और दूसरी तरफ जाने के लिए स्टेशन पार्किंग स्थल के प्रवेश द्वार से शांति से चले गए। इस बीच बेनी लिसा और जॉन के साथ रहा। उन्होंने खुद को सिर्फ इस बात में तैयार कर लिया कि कुछ हो जाए या किसी को जोड़े ने देखा हो। फिर भी कुछ नहीं हुआ। ऐसा लगता है कि आप यहाँ के मालिक हैं, जॉन, लिसा फुसफुसाई। वह हमसे केवल एक रैंक ऊपर है। बेनी ने सूंघा। वह सिर्फ हमें यह बताना पसंद करता है कि क्या करना है। शिकायत करना बंद करो। जॉन ने बाढ़ के कचरे के ढेर में एक गैप के माध्यम से स्टेशन को देखते हुए कहा। स्टेशन खाली सा लग रहा था। बाहर कोई नहीं था, न ही अंदर खिड़कियों से लोगों के आने जाने का कोई निशान था। इस खाली शहर के लिए भी सब कुछ अजीब तरह से शांत था। दोनों अब तक प्रवेश द्वार पार कर चुके थे और ऐसा लग रहा था कि उन्होंने कुछ भी देखने लायक नहीं देखा। जॉन ने रिचर्ड को हाथ हिलाया, जिसने भी जवाब में सिर हिलाया, और तीनों पूर्व अधिकारियों ने अपनी बंदूकें निकाल लीं। वे सावधानी से इमारत के पास पहुंचे, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। मुख्य द्वार पर पहुंचकर उन्होंने पाया कि धातु के दरवाजे खुले हुए थे। अंदर घुसने पर उन्हें पता चला कि वहां काफी अव्यवस्था थी और कुछ जगहों पर तोड़फोड़ भी साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन कुछ भी असामान्य नहीं था। उन्होंने अलग अलग जगहों पर जाकर उस जगह की जांच की और जल्द ही पता चल गया कि वहां कोई नहीं था। तभी इमारत के पीछे से बेनी ने जोर से पुकारा, जल्दी आओ, मुझे मार्शल मिल गए हैं। यह जानते हुए कि वे अकेले हैं,
बाकी लोग जल्दी से डेटा सेंटर के दरवाजे के बाहर इकट्ठा हो गए, जहां बेनी उदास होकर अंदर देख रहा था। वहां जमीन पर अपने ही सूखते खून में लथपथ दोनों पीड़ित पड़े थे। शहर के उस पार एक सुनसान जगह पर लगभग 80 लोगों की भीड़ जमा थी। वे सब आपस में शोर मचाते हुए बातें कर रहे थे कि तभी एक गोरा नौजवान एक पुराने ट्रक के बेड पर चढ़ गया और उन्हें आवाज दी, आने के लिए आप सभी का शुक्रिया। हमें इस बात पर चर्चा करनी है कि हमारे छोटे से शहर में गैंग की समस्या के बारे में हम क्या करने जा रहे हैं। उस युवक की आवाज सभी को आसानी से सुनाई दे रही थी और जल्द ही सभी शांत हो गए ताकि उसकी आवाज सुन सकें। भीड़ केवल थोड़ी बड़बड़ाई, लेकिन किसी ने भी हस्तक्षेप नहीं किया और युवक जारी रहा, मेरा नाम नाथन डीस है और मैं प्रस्ताव करता हूं कि हम अपने पड़ोस से ब्लैक रैट्स गिरोह से स्थायी रूप से छुटकारा पाएं। वे हमसे जबरन वसूली कर रहे हैं, हर किसी पर अनावश्यक रूप से हमला कर रहे हैं और हमारे साथ कचरे की तरह व्यवहार कर रहे हैं। वे यहाँ के आसपास से नहीं हैं। उन्होंने बस दिखाया और ऐसा अभिनय किया जैसे कि वे जगह के मालिक हैं। खैर, वे गलत हैं। यह हमारा घर है और हमें उन्हें यह दिखाने की जरूरत है कि अब उनका स्वागत नहीं है। वह एक पल के लिए रुका और भीड़ उत्साह से बात करने लगी। कई लोगों ने अपनी सहमति भी व्यक्त की। काले चूहे बहुत लंबे समय से अपने समुदाय में एक गंभीर घाव रहे थे। चलो अभी चलते हैं और इन हारे हुए लोगों से छुटकारा पाते हैं, कोई चिल्लाया। फिर एक अन्य व्यक्ति ने पुकारा, उन्होंने पिछले हफ्ते मेरी दुकान में सब कुछ चुरा लिया, वे इससे बच नहीं सकते। भीड़ अब लगातार भीड़ में उकसाती जा रही थी। अधिकांश लोग काले चूहों के प्रति इसी तरह के संघर्ष और अपमान की बात कर रहे थे। तो फिर अगर आप उनके उत्पीड़न से मुक्ति पाना चाहते हैं तो मुझे पता है कि उनके नेता इस समय कहाँ हैं। नदी किनारे मैरियट होटल में नाथन ने भीड़ को अपने पीछे आने का इशारा करते हुए कहा, चलो चलें। भीड़ उत्साह से जयकार कर रही थी और नाथन के पीछे पीछे नदी किनारे होटल की ओर चल पड़ी। जैसे जैसे यह भीड़ चिल्ला रही थी और तेजी से सड़क पर आगे बढ़ रही थी, और भी लोगों ने उन्हें एक बार शांत हुए शहर में हलचल मचाते हुए सुना। लोग घरों और दुकानों से बाहर निकल आए यह देखने के लिए कि आखिर यह शोरगुल किस बात का है। कुछ लोग यह सुनकर कि यह क्या हो रहा है, भीड़ में शामिल हो गए और उनकी संख्या तेजी से बढ़ती गई। दंगा शुरू हो